नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सीप कैंपस के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, शब्द विचार। पिछली क्लास में हमने संधि का जो चैप्टर है उसको ख़त्म किया है। संधि में मैंने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक लगभग हर पॉइंट, हर फैक्ट्स को पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा कर के वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में हिंदी फॉर ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर ना सिर्फ संधि बल्कि अब तक मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं हिंदी में, चाहे वो हिंदी भाषा का विकास हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, वर्ण विचार यानी वर्णमाला का चैप्टर और संधि, ये सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर क्रम से लगी हुई मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है, शब्द विचार किसे कहते हैं, हम इस बारे में जाने उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये शब्द क्या होता है। तो शब्द के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कहने का अर्थ क्या है कि एक ऐसा समूह जिसमें एक से अधिक वर्ण हों। एक से अधिक यानी कम से कम दो तो होने ही चाहिए। दो वर्ण हो, तीन हो, 4, 5, 10, 100, कितने भी वर्ण हो सकते हैं। तो कुछ वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी जब वर्ण जुड़ करके एक समूह बनाए तो उस समूह का कोई अर्थ हो, तो वही वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। देखिए उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक वर्ण है आपका घ, दूसरा है आ, तीसरा है रा और चौथा फिर से है आ। ये सभी एक वर्ण है घा, हलंत वाला घा यानी मूल घा वर्ण। उसके बाद आ, फिर रा और आ। जब आप इसको मिलाएंगे तो इससे बनेगा आपका घा और इससे बनेगा रा। जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका एक शब्द बनेगा घर। तो घर का एक अर्थ है, इसलिए घर एक शब्द कहलाएगा। हमने एक से अधिक वर्णों को जोड़ा और जोड़ करके जो समूह बनाया वर्णों का, उस समूह का एक अर्थ निकलता है। जब आप घर बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक चित्र छपता है घर का, तो घर एक शब्द होगा क्योंकि इसका अर्थ है। लेकिन मान लीजिए इसी घर को हम इस तरीके से जोड़ देते, पहले रा को जोड़ करके लिख दिया हमने रा और इधर लिखा घा, तो यहाँ भी एक से अधिक वर्ण है, ये एक से अधिक वर्णों का समूह है। लेकिन रग, इस रग का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये समूह आपका शब्द नहीं कहलाएगा। तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है। तो अब आप शब्द का अर्थ समझ गए होंगे कि शब्द क्या होता है। अगला पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान देंगे। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन? शब्द। यानी शब्द जो है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हालांकि इस पॉइंट के बारे में हम अपनी वर्णमाला वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। देखिए वहाँ मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ये जो वर्ण है ये सबसे छोटी इकाई है, यानी एक ऐसी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो इस वर्ण के आप और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद मैंने कहा था कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। यहाँ भी मैं वही कह रहा हूँ कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्यों? क्योंकि भले ही ये जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन मैंने कहा कि अर्थ के आधार पर। तो अगर हम वर्णों की बात करें तो क्या वर्णों का कोई अपना अर्थ होता है? नहीं होता। वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उस समूह का कोई अर्थ होता है। जैसे घा और आ को जोड़ के हमने घा बनाया, ये एक अक्षर है। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है ये मैं आपको वर्णमाला के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तो घा और आ मिला के बना घा और रा और आ को मिलाया तो बना रा। तो ना तो वर्णों का कोई अपना अर्थ है और वर्णों से जो अक्षर बना है इसका भी अपना कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब हमने दो अक्षरों को मिलाया,
घा और रा, तो इससे बना घर। अब घर का एक अर्थ है, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण, उससे बड़ी इकाई अक्षर और अक्षर से भी बड़ा शब्द। लेकिन अगर अर्थ की बात करें तो घर से छोटी जो इकाइयां हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए जो शब्द है, शब्द ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात करते हैं कि शब्द विचार क्या है। देखिए, यहां से आपके दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि शब्द विचार क्या है, या दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्द विचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, शब्द विचार क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों है, इन दोनों प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर है। सबसे पहले देखिए, शब्द विचार क्या है कि शब्दों का शुद्ध लेखन, उच्चारण तथा प्रयोग ही शब्द विचार है। यानी हम किसी शब्द को शुद्ध रूप में कैसे उच्चारित करें, कैसे उसको लिखें और किसी वाक्य में कैसे शब्दों को प्रयोग करें, इसी बात का ज्ञान जो है शब्द विचार कहलाता है। ये तो हुआ कि शब्द विचार क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द विचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तब भी आप कहेंगे कि किसी शब्द के शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग को समझने के लिए हमें शब्द विचार की आवश्यकता पड़ती है। अब शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं, यानी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। ये शब्दों के प्रकार नहीं है, शब्दों के भेद नहीं है, ये आधार हैं कि जो शब्दों के भेद बनाए गए हैं वो किन किन आधारों पर बनाए गए हैं, यानी किन किन नियमों को ध्यान में रखते हुए उनको अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले बात है उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर, यानी किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो शब्द कहाँ से आया है, इस आधार पर बांटा गया है शब्दों को। जो दूसरा आधार है वो है व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर, यानी व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट या संरचना। तो किसी शब्द की बनावट कैसी है, उसकी रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है। तो दूसरा प्रकार है व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर। शब्दों के वर्गीकरण का जो तीसरा आधार है वो है प्रयोग या फिर विकार के आधार पर, यानी किसी शब्द को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, या फिर उसमें विकार किस प्रकार से होता है, यानी उसमें बदलाव किस प्रकार होता है। विकार का अर्थ होता है बदलाव। तो तीसरा आपका आधार ये है। और चौथा आधार है अर्थ के आधार पर, यानी किसी शब्द का अर्थ क्या निकलता है, उस आधार पर भी शब्दों को कई भागों में बांटा गया है। ये तो था आपका शब्दों का वर्गीकरण, यानी किस किस आधार पर बांटा गया है। अब हर आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं हम उनको देखते हैं। देखिए, आज हम सिर्फ इनकी लिस्टिंग करेंगे, यानी किस आधार पर कितने भेद हैं और किस भेद में भी कितने उपभेद हैं और कौन कौन से हैं, हम सिर्फ इनकी लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद अगली क्लास से हम इनको डिटेल में एक एक पॉइंट को, एक एक भेद को आराम से पढ़ेंगे। तो अभी लिस्टिंग कर लेते हैं। जो हमारा पहला आधार है उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर, इस आधार पर आपके जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, उसके बाद तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज या फिर विदेशी शब्द। ये हैं आपके मूल 4 प्रकार। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 4 भेद। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या फिर विदेशी। अब कुछ किताबों में इसके 5 प्रकार माने गए हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपके सामने जो प्रश्न है उसमें 4 का ऑप्शन ना हो या फिर इन सब में से कोई ऑप्शन ना हो, तो आप 5वां प्रकार बताएंगे संकर शब्द। तो आप ये कह सकते हैं कि वैसे तो ज़्यादातर किताबों में मान्यता दी गई है 4 प्रकार को, लेकिन कहीं कहीं इसके 5 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें इन 4 के अलावा एक संकर शब्द भी आता है। अब देखिए, हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो हमारी मूल भाषा संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए हैं, वो आपके तत्सम कहलाते हैं।
क्योंकि तत्सम का अर्थ होता है तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, तो उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। फिर है तद्भव शब्द। तद्भव दो शब्दों से बना है, तत् और भव। तत् मतलब उसके या फिर उससे, भव मतलब उत्पन्न, तो उससे उत्पन्न। तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन कुछ बदलाव करने के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे आपके तद्भव कहलाते हैं। अभी आप सिर्फ समझते चलिए, इनको हम बाद में लिख करके पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार करेंगे, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार है देशज शब्द। देशज शब्द वे होते हैं जो ना तो हिंदी के हों ना ही संस्कृत के, बल्कि अपने ही देश में, और ना ही किसी विदेशी भाषा के शब्द हों, बल्कि ये अपने ही देश में किसी छोटे से एरिया में किसी पर्टिकुलर एक वस्तु या एक स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बाद में ये इतने प्रचलित हो जाते हैं कि इनको मानक भाषा में स्थान दे दिया जाता है, वे आपके देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं, विदेशी भाषा से। उसके बाद है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द आपके वे शब्द होते हैं, देखिए संकर का अर्थ होता है मिश्रण, मिक्सचर। ये शंकर नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। शंकर भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, उनका नाम है, लेकिन यह है संकर। संकर का अर्थ होता है मिक्सचर या मिश्रण। तो ऐसे शब्द जो मिक्सचर हों, यानी एक से अधिक भाषाओं के शब्द मिल करके जब नया शब्द बनता है, वो आपका कहलाता है संकर शब्द। चलिए, अब आपका जो दूसरा प्रकार है, यानी जो दूसरा आधार है आपका शब्दों का, बनावट, रचना या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो बनावट यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द, उसके बाद है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अभी आप लिस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे एक एक करके हर भेद को। तो बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद? तीन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या फिर विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर, इस आधार पर जो आपके शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। देखिए, हमें विकार के आधार पर बांटना है। विकार मतलब बदलाव। तो एक होते हैं विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनमें अगर मान लीजिए किसी वाक्य में हम उस वाक्य का लिंग, वचन, काल या फिर कारक, इनमें से कुछ भी बदल दें, मान लीजिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दें, एक वचन से बहुवचन कर दें, भूतकाल से भविष्य या वर्तमान काल कर दें, या कर्ता को कर्म या कर्म को कर्ता बना दें, इस तरीके से किसी में भी, यानी लिंग, वचन, काल और कारक, इनमें से किसी में भी अगर बदलाव कर दें, तो वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उनमें से जिन जिन शब्दों का रूप बदल जाएगा वह आपके विकारी शब्द होंगे। विकारी शब्दों में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार आते हैं, तो ये आपके विकारी शब्द होते हैं। अगला प्रकार है अविकारी शब्द। इसी में प्रयोग या फिर विकार के आधार पर जो प्रकार है, आधार है उस पर। तो अविकारी शब्द क्या है? अविकारी यानी जिसमें विकार ना हो। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या फिर कारक के आधार पर बदलाव ना होता हो, वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब लिंग, वचन, काल या फिर कारक के आधार पर बदलाव कैसे होता है या कैसे नहीं होता, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते चलिए। मैं ये बात आपको बार बार कह रहा हूँ। चलिए, तो जो आपका अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द भी आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब देंगे 4 प्रकार के।
ये निपात आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो अविकारी शब्द कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार हैं, मुख्यतः यही 4 प्रकार हैं अविकारी शब्दों के। ये जो 5वां प्रकार है निपात, निपात को गौण रूप से शामिल किया गया है अविकारी शब्दों में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है या कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। लेकिन कभी ऐसा हो कि आपके पास जो ऑप्शन हो उसमें 4 मौजूद ना हो, तब आप निपात को भी शामिल कर लेंगे और कहेंगे कि 5 प्रकार होते हैं। तो ये 4 आपके मुख्य प्रकार होते हैं, जबकि ये गौण रूप से शामिल किया गया है अविकारी शब्दों में। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ये आपका चौथा और आखिरी प्रकार है। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो वे सार्थक होंगे। सार्थक यानी सा और अर्थक, इसका मतलब है साथ और अर्थ का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ के साथ वाले शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, वे आपके निरर्थक कहलाते हैं। तो निरर्थक शब्दों का और कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन सार्थक शब्दों के भी आगे कुल 6 प्रकार होते हैं। यानी सार्थक शब्द 6 प्रकार के होते हैं। इनमें आपका विपरीतार्थक शब्द या फिर इसको आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं। उसके बाद एकार्थी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक अर्थ निकलता हो, एक शब्द का एक अर्थ। फिर अनेकार्थी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों। उसके बाद समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसमें देखिए श्रुति सम यानी ऐसे शब्द जिनमें श्रुति सम हो, यानी सुनने में वो, श्रुति मतलब सुनना, तो सुनने में वो समान लगे, लेकिन भिन्नार्थक यानी उनका जो अर्थ हो वो भिन्न हो, अलग हो, तो वे आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये आपके कुल 6 प्रकार थे सार्थक शब्दों में। अब जो हमारे शब्दों के भेद थे, शब्दों को हमने 4 आधारों पर बांटा और इन चारों आधारों पर जो अलग अलग भेद थे उन सब की हमने लिस्टिंग कर ली है, कंप्लीट कर लिया है इसको। अब अगली क्लास से हम लोग हर एक जो भेद है इनको अलग अलग करके डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो आपका पहला प्रकार है, यानी जो शब्दों के वर्गीकरण का पहला आधार है, उत्पत्ति या फिर स्रोत का आधार, इस पर जो आपके 5 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, इन टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। हालांकि उसे मैंने अभी तक प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया है, पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके तुरंत बाद मैं इन 5 टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस हैं उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से देख पाएंगे। बस उन टॉपिक्स के बारे में मैं इतना कहूँगा कि क्योंकि वो वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई थी, जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी उसी टाइम पर मैंने उन वीडियोस को बनाया था, तो हो सकता है कि आपको जो वॉइस की क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी ना लगे, या फिर हो सकता है कि बोलने का जो मेरा तरीका है, जो समझाने का तरीका है, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो, आपको अच्छी ना लगे। पर आप अगर इस बात को इग्नोर कर दें, वॉइस की क्वालिटी और मेरे बोलने का तरीका, तो इसके अलावा मैंने जो भी पॉइंट्स, जो भी फैक्ट्स आपको समझाए हुए हैं, जो मैंने नियम आपको बताया हुआ है, वो नियम मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।